हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं नवंबर माह के करंट अफेयर्स पर। दिसंबर का माह लगभग एंड होने वाला है और हम अभी पढ़ने वाले हैं नवंबर महीने का करंट अफेयर्स। देखिए, वीडियो आने में काफी लेट हो गया है। उसका कारण था क्योंकि मैं व्यस्त था सीजीपीएससी ई पाठशाला के करंट अफेयर के इन दोनों पुस्तकों को लिखने में। इन दोनों पुस्तकों को टारगेट टाइम पे कंप्लीट करके मार्केट में लॉन्च करना था, जिस कारण से मैं नवंबर महीने के करंट अफेयर के वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। लेकिन अभी काफी लेट हुआ नहीं है क्योंकि एग्जाम होने में टाइम है। अभी हम नवंबर माह करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। जैसे ही दिसंबर माह एंड होगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में दिसंबर के भी करंट अफेयर को कवर कर लेंगे। पूरा करंट अफेयर कवर कराऊंगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। देखिए, सीजीपीएससी ई पाठशाला के द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर 2026, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2026, ये दोनों बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं, जिसे आप अपने नजदीकी बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। और पहले से ही मार्केट में हमारा इकोनॉमिक सर्वे का ही बुक अवेलेबल है। इन पुस्तकों को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जाकर के इन दोनों पुस्तकों को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। इन पुस्तकों में आपको करंट अफेयर के लेटेस्ट कंटेंट के साथ साथ बुक के एंड में प्रैक्टिस के लिए अलग से वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह भी दिया गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, जिसे आप थ्योरी पढ़ने के साथ साथ लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपकी तैयारी कितनी है करंट अफेयर में, ये भी आप चेक कर सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सूचना है कि हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे का जो बुक है, इसका प्रिंटिंग हमने बंद कर दिया है। जिन भी स्टूडेंट को ये पुस्तक लेना है, वे जल्द से जल्द मार्केट में जाकर के इन पुस्तक को ले लीजिएगा, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक ही अभी अवेलेबल है। जल्द ही ये पुस्तक आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हमारा टॉपिक है संजू देवी रावत। 2025 में हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी या स्पोर्ट्स पर्सन है। 2026 में होने वाले किसी ना किसी एग्जाम में संजू देवी रावत से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 110% गारंटी है। जैसे एक टाइम पर ज्ञानेश्वरी यादव, जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग खेल, भारोत्तोलन खेल से संबंधित खिलाड़ी है, वैसे ही संजू देवी रावत जो कि कबड्डी खेल से संबंधित है, इस 2025 में ये काफी चर्चा में रही। आगे हम देखेंगे। तो इनसे रिलेटेड जो एक एक लाइन है ना, सबको याद रखना। कौन से प्रतिस्पर्धा में शामिल हुई, कितना स्कोर करी, इनका क्या अचीवमेंट रहा, ये सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कथन आधारित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। संजू देवी रावत ये कौन है? ये कबड्डी खिलाड़ी है। चर्चा में क्यों रही? ये जो है, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया भारतीय टीम का, भारतीय महिला कबड्डी टीम में प्रतिनिधित्व किया इन्होंने। ये संजू देवी निवासी है कोरबा जिले के पाली ब्लॉक के केराछार गांव की। ठीक है, केराछार गांव की रहने वाली है, जो कि पाली ब्लॉक कोरबा जिले में आता है। चर्चा में संजू देवी महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP बन गई। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भारत में जो आपका इंटरनेशनल लेवल पे भारतीय महिला कबड्डी टीम में प्रतिनिधित्व कर रही है छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी, और वो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी बन गई। ठीक, अगर हम बात करें चैंपियनशिप की, तो 6वीं महिला एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2025, जिसका आयोजन हुआ था 6 से 8 मार्च, डेट वेट सब याद रखना। ठीक है, 6 से 8 मार्च 2025 तेहरान, ईरान में, ईरान देश के तेहरान में 6 से 8 मार्च 2025 में 6ठी महिला एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। इसमें विजेता थी भारतीय महिला टीम, भारतीय महिला कबड्डी टीम। इसमें ये शामिल थी संजू देवी, और इसमें भारतीय टीम विजेता रही। उप विजेता कौन रहा, ये भी याद रखना है। इसमें जो मेजबान देश था ईरान इसमें उप विजेता रहा। भारत ने ईरान को 32-25 के अंतर से हराया। ये स्कोर को भी याद रखना है, क्योंकि आप अभी के टाइम पीरियड में जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना, बड़े बड़े कथन आधारित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि संजू देवी रावत, हो सकता है व्यापक में किसी एग्जाम पूछा जाएगा कि संजू देवी रावत का संबंध किस खेल से है, पूछा जा सकता है। लेकिन
जो पीएससी के एग्जाम है ना, उसमें कथन आधारित प्रश्न पूछे जाने की भी संभावना है। तो सब याद रखना, कहां आयोजन हुआ, किस तारीख को आयोजन हुआ, उसमें भारतीय टीम ने कितने अंतर से ईरान को हराया, ये सारा चीज याद होना चाहिए। दूसरा है महिला कबड्डी विश्व कप 2025, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। इसका आयोजन 15 से 26 नवंबर 2025 बांग्लादेश के ढाका शहर में इसका आयोजन हुआ। इसमें विजेता रही भारतीय महिला टीम, जिसमें संजू देवी भी शामिल थी। उप विजेता रही चीनी ताइपे, ठीक है, चीनी ताइपे जो है इसमें उप विजेता रही। यह भारतीय महिला कबड्डी टीम का लगातार दूसरा वर्ल्ड कप, इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, यह भारतीय महिला कबड्डी टीम का लगातार दूसरा वर्ल्ड कप खिताब था। इससे पहले एक बार और जीत चुका है, ये दूसरा था जिसमें संजू देवी शामिल है। भारत ने फाइनल में चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर खिताब जीता। तो ईरान को कितने अंतर से हराया और चीनी ताइपे को कितने अंतर से हराया, यह भी याद होना चाहिए, ठीक है। अगर हम ये लेटेस्ट जो प्रतिस्पर्धा हुआ, जो चैंपियनशिप हुआ, उसकी बात करें तो महिला कबड्डी विश्व कप ढाका फाइनल में भारत को मिले 35 पॉइंट, 35 पॉइंट में से 16 पॉइंट अकेले संजू देवी ने हासिल किया, संजू देवी ने दिलाए, ठीक है। 35 में से 16 पॉइंट संजू देवी ने दिलाए और इसी सर्वाधिक पॉइंट दिला करके महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनी। यह है आपकी संजू देवी, पूरा नाम है संजू देवी रावत। कहां की निवासी है? निवासी देखिए, खिलाड़ियों के निवास स्थान से ही प्रश्न आता है तो कोरबा जिले के पाली ब्लॉक के केराछार गांव की निवासी है, ठीक, इंपॉर्टेंट याद रखना। ये सारा कंटेंट आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, लेटेस्ट जितने भी अपडेट है सारा मिलेगा उस करंट अफेयर के बुक में, ठीक। देखिए नेक्स्ट है पंडुम कैफे। पंडुम कैफे जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा 17 नवंबर 2025 को इस कैफे का उद्घाटन हुआ, ठीक। ये कहां पर है ये कैफे मौजूद? पुलिस लाइन परिसर, पूना मार्गम कॉम्प्लेक्स, जगदलपुर, बस्तर, ठीक है। बस्तर जिले के जगदलपुर में पुलिस लाइन परिसर पूना मार्गम कॉम्प्लेक्स में ये स्थित है। उद्देश्य क्या है? ये जो पंडुम कैफे खोला गया है, इसका उद्देश्य है नक्सल हिंसा के पीड़ितों और आत्मसमर्पित पूर्व माओवादियों को सम्मानजनक आजीविका व पुनर्वास का अवसर देना इसका मुख्य उद्देश्य है। कैफे मतलब एक प्रकार का होटल, जिसमें जो कर्मचारी है, वहां के जो वर्कर है, वो पहले नक्सलाइट थे, पहले माओवादी थे, जिन्होंने सरकार के सामने हथियार डाल करके आत्मसमर्पण किया। अब उनको आजीविका दिया जा रहा है इस कैफे में, उन्हें जो है पुनर्वास का अवसर दिया जा रहा है। देखिए, संचालन कैफे का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट स्थानीय युवाओं द्वारा, जिनमें पीड़ित व पूर्व माओवादी दोनों शामिल है। नक्सल हिंसा से जो पीड़ित थे वो भी और जो पूर्व माओवादी थे वो भी, दोनों शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है वो याद रखना। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में पंडुम जो है एक गोड़ी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, एक पंडुम का अर्थ होता है त्योहार और एक और अर्थ होता है साथ आना। पंडुम का मतलब साथ आना, एक साथ आना और साझा करना व जुड़ना। ये पंडुम के अलग अलग या पर्याय शब्द है, बोल सकते हैं। इसका टैगलाइन है, पंडुम कैफे का टैगलाइन क्या है? इससे प्रश्न आएगा कि जो नक्सल हिंसा से जो पुनर्वासित जो माओवादी है, पूर्व माओवादी है, उनके द्वारा संचालित पंडुम कैफे का टैगलाइन क्या है? जहां हर कप एक कहानी कहता है। इंग्लिश में भी याद रखना, वेयर एवरी कप टेल्स अ स्टोरी, ठीक, यहां पर लिखा हुआ है वेयर एवरी कप टेल्स अ स्टोरी। हिंदी में इसका मतलब जहां हर कप एक कहानी कहता है, यानी कि सीधे साधारण शब्दों में अगर बोला जाए तो यहाँ नक्सल हिंसा से जो पीड़ित और जो पूर्व माओवादी है उनके ऊपर बेस्ड है ये कैफे, इसलिए यहाँ पे टैगलाइन भी उसी के हिसाब से बनाया गया, जहां हर कप एक कहानी कहता है, वेयर एवरी कप टेल्स अ स्टोरी। सरकारी पहल राज्य की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का यह हिस्सा है। जो नक्सल अगर आप पढ़े, आपको मैंने पढ़ाया है शायद जून जुलाई के करंट अफेयर भी पढ़ाया है कि सरकार ने जो है नक्सल हिंसा के लिए आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति लेकर के आई है, यानी कि समर्पण करो और सरकार उन्हें पुनर्वासित करेगी, तो उसका एक हिस्सा है ये पंडुम कैफे। इंपॉर्टेंट क्या है? कब उद्घाटन हुआ, कहां पर स्थित है,
टैगलाइन क्या है, इतना तो कम से कम याद रखना। और इसका संचालन किनके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन दिया जाएगा स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा, या फिर आपका ये नक्सल हिंसा से जो पुनर्वासित पूर्व माओवादियों के द्वारा। ऐसे अलग अलग ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हड़जोड़ सम्मान योजना अनुसूचित जनजाति 2025 एक नई योजना है जिसकी अधिसूचना जारी की गई 6 नवंबर 2025 को। घोषणा, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर 2024 को पिछले साल मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी। फाइनली इसका अधिसूचना जारी कर दिया गया है 6 नवंबर 2025 को। ठीक, उद्देश्य क्या है? जो पारंपरिक बैगा है, पारंपरिक बैगा गुनिया हड़जोड़ द्वारा की जाने वाली वनौषधीय चिकित्सा पद्धति का संरक्षण करना। आज भी जनजातीय जो अंचल क्षेत्र है वहां पे डॉक्टरों से ज्यादा झाड़ फूक या फिर जंगल की जो वनौषधियां होती है, ठीक, उससे इलाज किया जाता है। तो उसका संरक्षण करना, बैगा गुनिया हड़जोड़ द्वारा जो वनौषधि चिकित्सा पद्धति है उसका संरक्षण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। उनके ज्ञान को भविष्य पीढ़ी तक पहुंचाना, उनकी सेवा और भूमिका को सम्मानित करना इसका उद्देश्य है। सम्मान राशि, इस योजना के अंतर्गत पात्र प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि बैगा गुनिया हड़जोड़ जो पात्र इसके अंतर्गत होंगे योजना के अंतर्गत, पात्र प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 रुपए वार्षिक सम्मान राशि प्रदान किया जाएगा प्रदेश सरकार के द्वारा। कार्य क्षेत्र, ये जो योजना है ये छत्तीसगढ़ के सभी अनुसूचित क्षेत्र में लागू है। देखिए, कथन आधारित अगर प्रश्न बना, मैं कथन आधारित प्रश्न इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी नेक्स्ट हमारा अपकमिंग एग्जाम है आपका पीएससी प्री। सीजीपीएससी की बात करें तो वो बड़े कथन आधारित प्रश्न पूछता है। सत्य असत्य युग्म, कथन आधारित, स्टेटमेंट, अभिकथन और कारण आधारित, ऐसे प्रश्न पूछता है। तो ये जो आपका मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हड़जोड़ सम्मान है ये पूरे छत्तीसगढ़ में लागू नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के सभी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों में लागू है। पात्रता, जैसे यहां बात किया गया है पात्र प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 रुपए दिया जाएगा, तो इसके अंतर्गत पात्रता क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग, स्त्री पुरुष ट्रांसजेंडर सभी इसके अंतर्गत पात्र होंगे। न्यूनतम 30 वर्ष से सेवाएं या 2 पीढ़ियों से पारंपरिक वनौषधीय ज्ञान, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये बैगा गुनिया हड़जोड़ जो है ये वनौषधीय चिकित्सा कार्य में लगे हुए हैं। मान्यता प्राप्त संस्थाओं जैसे आयुष बोर्ड, वन विभाग, आयुष औषधि बोर्ड आदि से जुड़े हुए लोग इसके अंतर्गत पात्र होंगे। महत्वपूर्ण तथ्य यहां पे ध्यान देना, अनुसूचित जनजातीय समाज में समाज से संबंधित बैगा गुनिया हड़जोड़ वर्ग के चिन्हित पारंपरिक वैद्य जिनके पास वनौषधियों और पारंपरिक उपचार का ज्ञान है वे इस योजना के लिए पात्र होंगे। संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था नवा रायपुर बैगा गुनिया हड़जोड़ के सर्वे के अनुसार लगभग 20,000 से अधिक व्यक्तियों की संख्या बताई गई है जो इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। ठीक है, तो कितनी सम्मान राशि दी जा रही है? 5,000 रुपए सालाना, महीना नहीं, 5,000 रुपए सालाना। और ये लागू कहां पर है? छत्तीसगढ़ के केवल अनुसूचित क्षेत्रों में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना। ये क्या है, इसे ध्यान देना। भारत की जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आई थी और उस टाइम उन्होंने इस योजना का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ में वे आई थी दौरे पर 20 नवंबर 2025 को, छत्तीसगढ़ प्रवास में थी और अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान उन्होंने इस योजना का उद्घाटन किया। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इस योजना का उद्घाटन कब हुआ और किसके द्वारा हुआ? इस योजना का उद्घाटन 20 नवंबर 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अंबिकापुर में, कहां पर? अंबिकापुर, ऑप्शन में रायपुर भी आएगा, अंबिकापुर में इस योजना का उद्घाटन किया गया। उद्देश्य क्या है? जनजातीय गांवों में अखरा, अखरा का मतलब क्या होता है?
पवित्र स्थल, देव स्थल, ये अखरा का मतलब होता है। तो जनजाति गांवों में अखरा के विकास और संरक्षण के लिए इस योजना को लागू किया गया है या इस योजना का शुभारंभ किया गया है। मुख्य कार्य, अखरा स्थलों पर पानी, प्रकाश की व्यवस्था करना, बैठने के लिए चबूतरे बनाना और अतिक्रमण से बचाव के लिए घेराबंदी करना इसका मुख्य उद्देश्य है। संचालन, इसका जो संचालन है वो आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। वित्तीय सहायता, इसमें अखरा विकास के लिए 5 लाख से 20 लाख तक प्रत्येक अखरा के जीर्णोद्धार और विकास के लिए खर्च किए जाएंगे। अब अखरा है क्या, इसको थोड़ा ध्यान समझना। जनजाति समुदायों के लिए श्रद्धा, पूजा और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है अखरा। अखरा छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा अंचल में निवासरत जनजातियों की सांस्कृतिक स्थल है जो गांव के मध्य या चौराहों पर स्थित होते हैं जहां छायादार पेड़ के झुंड भी होते हैं। अब थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, उसको ध्यान समझना। जैसे कि जो बस्तर अंचल है, बस्तर अंचल में जो देवताओं का जो स्थल होता है उसे कहा जाता है देवगुड़ी। सेम देवगढ़ी गुड़ी से जुड़ा हुआ है अखरा। बस्तर संभाग में जो देवगुड़ी है वही सरगुजा संभाग या सरगुजा अंचल में बन जाता है अखरा। दोनों के दोनों देव स्थान है, लेकिन जो देवगुड़ी है वो एक प्रकार का मंदिर होता है, लेकिन जो अखरा होता है वो एक प्रकार का ओपन स्पेस होता है। देखो, अगर आपको यहाँ पर इमेज दिख रहा होगा तो राष्ट्रपति को दिखाने के लिए यहाँ पर ऐसे एक प्रदर्शनी, एक मॉडल ही बनाया गया था अखरा का। अखरा जो है कोई एक मंदिर नहीं होता, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि एक बीच चौराहे में, गांव के बीच चौराहे में एक चबूतरा होता है जहां पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, वहां उसको जो है देव स्थान माना जाता है या पवित्र स्थान माना जाता है। तो अखरा का कॉन्सेप्ट और देवगुड़ी का कॉन्सेप्ट, जैसे कि अगर हम बस्तर अंचल में जाए तो वो हो जाता है आपका देवगुड़ी, जो कि एक उनका पवित्र स्थल या उनका देव स्थल है। वैसे ही सरगुजा अंचल में हो जाता है अखरा, और यही आपका उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री जनजातीय अखरा विकास योजना। ठीक है, जनजाति समुदायों की श्रद्धा, पूजा, सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है अखरा छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा अंचल में निवासरत जनजातियों की सांस्कृतिक स्थल है जो गांव के मध्य या चौराहे में स्थित होते हैं जहां छायादार पेड़ और झुंड होते हैं। ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए, अच्छा, शुभारंभ कब हुआ, यानी कि उद्घाटन कब हुआ, किसके द्वारा हुआ और कहां हुआ? 20 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अंबिकापुर में इसका उद्घाटन हुआ। ठीक, नेक्स्ट है 60वीं अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन। ठीक है, डीजीपी आईजी यानी कि पुलिस के जो प्रमुख है उनका सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ नया रायपुर, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट छत्तीसगढ़, नया रायपुर में आयोजित हुआ। कब से कब तक हुआ? यह आयोजित हुआ 28 से 30 नवंबर 2025। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कौन से क्रम का था? 60 अखिल भारतीय पुलिस महानिर्देशक यानी कि डीजीपी, महानिरीक्षक यानी कि आईजी का सम्मेलन, IIM नया रायपुर। ये सम्मेलन का थीम था विकसित भारत सुरक्षा आयाम, इसको भी याद रखना है। ठीक है, जो डीजीपी आईजी का शॉर्टकट में पूछा जाएगा, डीजीपी आईजी का जो 60वां सम्मेलन रायपुर में हुआ उसका थीम क्या था? विकसित भारत सुरक्षा आयाम। इसका उद्घाटन 28 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, जबकि इस सम्मेलन का अध्यक्षता किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 दिन 29 और 30 नवंबर को 2 दिन उन्होंने अध्यक्षता किया। इसमें शामिल प्रमुख प्रतिभागी कौन थे? शामिल कौन हुए? पूरे भारत भर के डीजीपी, आईजी, एनएसए के प्रमुख जो आपके अजित डोभाल है वो, केंद्रीय गृह मंत्री, सीएपीएफ प्रमुख, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के गृह विभाग के प्रमुख। जैसे कि किसी देश के राष्ट्रपति के भारत दौरे पर जो माहौल होता है यानी कि जो सिक्योरिटी होती है, जैसे मतलब एक प्रकार से जो एरिया है उसको नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाता है, वहां पे कोई कोई भी विमान उड़ान नहीं भरेगा। तो वैसे जब यहाँ पे सम्मेलन हो रहा था ना, तो वैसे टाइट सिक्योरिटी थी। क्यों? क्योंकि पूरे भारत भर के डीजीपी, आईजी यहाँ पे मौजूद थे।
यानी कि इतना, अगर यहां पे मान लीजिए खुदा ना खास कोई दुर्घटना हो जाता तो पूरे भारत भर का जो पुलिस सिस्टम है वो हिल जाता, क्योंकि सारे हेड यहां पे मौजूद थे, तो काफी सिक्योरिटी रखा गया था यहां पर। तो ये पुलिस विभाग के प्रमुखों का सम्मेलन था। कहां पर हुआ? IIM नया रायपुर छत्तीसगढ़ में। इससे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, कब से कब तक हुआ? 28 से 30 नवंबर 2025 में ये सम्मेलन का आयोजन हुआ। यहाँ पे आपको इमेज ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा होगा, क्योंकि जो बुक है हमारे करंट अफेयर का, उसमें इमेज को मुझे ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ता है प्रिंटिंग के हिसाब से, इसलिए इसमें आपको बहुत सारे इमेज ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेंगे। बाकी ये कलरफुल इमेज था। ठीक है, यहाँ पे आपके अमित शाह जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपके डोभाल जी बैठे हुए, अजीत डोभाल। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो है पुरस्कार वितरण भी किया गया। इसमें एक मिनट, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे देखिए, पुरस्कार वितरण भी किया गया इस आपके सम्मेलन में। सराहनीय सेवा के लिए देश के शीर्ष 3 पुलिस स्टेशनों को ट्रॉफियां प्रदान की गई। पूरे भारत भर में 3 पुलिस स्टेशनों को ट्रॉफी प्रदान किया गया। प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया गाजीपुर पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली। ठीक है, द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया पहाड़गांव पुलिस स्टेशन, अंडमान और निकोबार। तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया कवितल पुलिस स्टेशन, रायचूर, कर्नाटक को। और यह पुरस्कार प्रदान किया गया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, और शहरी पुलिस व्यवस्था में नवाचार व सुधार के लिए शीर्ष प्रदर्शन वाले शहर कौन कौन से थे? आपके पहले नंबर पर बेंगलुरु, दूसरे नंबर पर हैदराबाद और तीसरे नंबर पर था पुणे। यह पुरस्कार प्रदान किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो 3 पुलिस स्टेशन जिन्हें ट्रॉफियां प्रदान की गई कौन कौन से थे? गाजीपुर, दूसरा पहाड़गांव और तीसरा है कवितल। और शहरी पुलिस व्यवस्था में नवाचार व सुधार के लिए शीर्ष प्रदर्शन वाले शहर कौन से थे? बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे। इस सम्मेलन के दौरान जो केंद्रीय गृह मंत्री है आपके अमित शाह जी, उनके द्वारा इसमें घोषणा भी किया गया कि सम्मेलन के दौरान वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद रोधी कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, महिलाओं की सुरक्षा तथा पुलिसिंग में फॉरेंसिक विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार के प्रयासों से नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या, जो कि 2024 में 126 थी, से घटकर 2025 में 11 रह गई है। और अगले सम्मेलन से पहले, यानी कि जो आपका डीजीपी आईजी का जो सम्मेलन हो रहा है, अगले सम्मेलन से पहले देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है इस सम्मेलन में। ठीक है, तो शहरों के नाम, पुलिस स्टेशनों के नाम, कहां आयोजित हुआ, कब से कब तक आयोजित हुआ, उद्घाटन किसने किया, अध्यक्षता कब प्रधानमंत्री जी ने किया, ये सारा चीज याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा ना मेरे हिसाब से लास्ट में इसके एडिटिंग के टाइम पे इमेज थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कंटेंट भी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। देखिए, राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस 2025, इसी आपके राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस में शामिल होने के लिए पहुंची थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और इसी टाइम पे उन्होंने वो अखरा योजना का उद्घाटन किया था। तो राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस में शामिल हुई भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। कब? 20 नवंबर 2025 को। स्थान था पीजी कॉलेज मैदान, अंबिकापुर। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इस सम्मेलन का, यानी कि इस आपके राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस का जो अध्यक्षता है वो किया गया हमारे जो राज्यपाल है श्री रमेन डेक्का जी के द्वारा। इस आपके राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस का जो सम्मेलन हो रहा था, इस सम्मेलन में एक विशेष मुलाकात किया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा। व्यक्ति विशेष थे बसंत पंडो, पंडो जनजाति के एक व्यक्तित्व है बसंत पंडो। आगे हम देखेंगे ये बसंत पंडो फेमस क्यों है, इनसे जुड़ी हुई पृष्ठभूमि क्या है, आगे आपको बताऊंगा। पुरस्कृत, राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने इस समारोह में 2 नृत्य दलों को पुरस्कृत किया। कौन कौन से है? कोंडागांव जिले की लिंगो घोटुल मांद्री नाचा पार्टी, नाम याद रखना, ठीक है। राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा आपके कोंडागांव जिले के किस नाचा पार्टी को सम्मानित किया गया? तो लिंगो गोटुल मांद्री नाचा पार्टी। शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया था। दूसरी है
कांसाबेल की जय माता दी कर्मा नृत्य पार्टी, जो कि उत्तर छत्तीसगढ़ जनजाति लोक कला महोत्सव में प्रथम स्थान इन्होंने पाया। देखिए, जैसे राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस है ना, वैसे अलग अलग जिलों में भी आपके जिला स्तरीय आपके जनजाति गौरव दिवस का आयोजन हुआ था। तो उसमें से जो आपकी सिलेक्टेड पार्टी थी उनको जो है पुरस्कार प्रदान किया गया था राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस में। ठीक, अभी बसंत पंडो, इनका पृष्ठभूमि क्या है थोड़ा सा वो आप ध्यान रखिएगा। देखिए, शुभारंभ, राष्ट्रपति जी ने मुख्यमंत्री जनजातीय अखरा विकास योजना का शुभारंभ किया इस आपके राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर। विशेष, छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया। ये डेट याद रखना, ठीक है। जनजातीय गौरव पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया गया? 1 से लेकर के 15 नवंबर 2025 तक। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब 1952 में अंबिकापुर आए थे तब वे 8 वर्ष के थे। 1 मिनट, हाँ सॉरी, तब वे 8 वर्ष के थे। राष्ट्रपति बसंत पंडो, यहां पे बात किसकी हो रही है? बसंत पंडो की हो रही है ना, थोड़ा सा यहां पे लिखने में वो हो गया है। बसंत पंडो, राष्ट्रपति ने बसंत पंडो को गोद लिया और उसका नामकरण किया था। बसंत पंडो को गोद लेने के बाद 22 नवंबर 1952 को पंडो जनजाति को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र, पंडो और कोरवा जनजाति दोनों को एक साथ राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाने का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि ये जो बसंत पंडो है इनका नामकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था और इसी 22 नवंबर 1952 को ही जो पंडो जनजाति है और कोरवा जनजाति है इन्हें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाने का दर्जा भी प्राप्त हुआ। ठीक है, इन दोनों जनजाति को जो है राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बसंत पंडो। ठीक, नेक्स्ट देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव, ये क्या है? 18 नवंबर 2025 राज्य स्तरीय आयोजन, स्थान सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर। मुख्य अतिथि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। मुख्य आकर्षण नृत्य और सांस्कृतिक प्रदर्शन। प्रथम पुरस्कार वही जो पिछला वाला था वही इसमें शामिल है। कोंडागांव जिले का लिंगो घोटुल मांदरी नृत्य दल। विशेष, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव का जिला स्तरीय आयोजन 15 नवंबर 2025 में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर किया गया था। ये हुआ था मेरे हिसाब से खैरागढ़ में। ठीक है, और इसी में प्रदर्शन के लिए लिंगो घोटुल मांदरी नृत्य दल को पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव 2025। नेक्स्ट देखिए, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये प्रदान किया गया हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी को। ठीक, देखिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसकी घोषणा की गई थी 22 मार्च 2025 को। यह पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को प्रदान किया गया 21 नवंबर 2025 को ज्ञानपीठ पुरस्कार के महाप्रबंधक RN तिवारी जी के द्वारा। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ से। क्रम, यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले और हिंदी साहित्य के 12वें व्यक्ति है विनोद कुमार शुक्ल। ये याद रखना ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले और हिंदी साहित्य के 12वें व्यक्तित्व है। पुरस्कार के तौर पर इन्हें जो है 11 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र, वांगदेवी या सरस्वती की प्रतिमा इन्हें प्रदान की गई। प्रदान, किसी लेखक के जीवन भर साहित्यिक कार्य के लिए यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इससे पहले कुछ अन्य सम्मान भी मिले हैं आपके विनोद कुमार शुक्ल जी को। प्रतिष्ठित सम्मान पेन नाबाको अवार्ड 2023 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2021 में साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा सर्वोच्च सम्मान 72 सदस्य के लिए चुने गए थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान 2001 साहित्य एवं आंचलिक साहित्य के लिए इन्हें प्रदान किया गया। तो यह भी याद रखना, ठीक है, कि विनोद कुमार शुक्ल जी को सुंदरलाल सम्मान राज्य अलंकरण पुरस्कार कब मिला? 2001। 72 सदस्य साहित्य अकादमी के कब चुने गए? 2021। और पेन नाबाको अवार्ड 2023 में से भी इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक, अगर इनकी हम रचनाओं की बात करें तो देखिए
इनकी पहली अगर हम रचना की बात करें तो 1971 का लगभग जय हिंद। उसके बाद वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। इसमें ना लगभग जय हिंद का डेट याद रखना, ईयर याद रखना, 1971। सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है, 50 कविताएं, कभी के बाद अभी, कवि ने कहा, चुनी हुई कविताएं, प्रतिनिधि कविताएं, यहाँ पे देखिए ये सब जो है कविता संग्रह है ना, ये सभी के सभी क्या है, कविता संग्रह है। तो इनके द्वारा लिखी गई पहली कविता कौन सी है, लगभग जय हिंद। इधर कहानी के नाम दिए गए हैं, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, एक कहानी, घोड़ा और अन्य कहानियां, कहानी संग्रह, गोदान, गमले में जंगल, तीसरा दोस्त, ये सभी के सभी कहानी संग्रह है। ठीक। अगर उपन्यासों के नाम की हम बात करें तो नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, नौकर की कमीज इसका ईयर याद रखना 1979, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार पर एक खिड़की रहती थी, काफी फेमस इनकी रचना है, 1997, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, यासी रासा त एक चुप्पी जगह। नौकर की कमीज की अगर हम बात करें जो कि 1979 में इन्होंने लिखा था, वर्ष 1999 में मणि कौल द्वारा इसी नाम से एक फिल्म भी बनाई गई थी। कौन सा, आपका नौकर की कमीज। दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस उपन्यास के लिए वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो दीवार पर एक खिड़की रहती थी 1997 में इनकी रचना, उपन्यास है। नौकर की कमीज 1979 और जो ये लगभग जय हिंद 1971, ईयर के साथ याद रखना इसको, क्योंकि ये कुछ इनकी फेमस रचनाएं हैं। ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है महासमुंद जिले में सोने के भंडार। हाल ही में बसना तहसील के, ये आगे पीछे के चक्कर में ना पूरा मेरे हिसाब से एक आध जगह कोई स्पेस छूट गया है, उस कारण से पूरा आगे पीछे ऊपर नीचे हो गया है। देखिए, महासमुंद जिले के बसना तहसील के करणखोल राजपालपुर क्षेत्र में 302.1 किलोग्राम सोने एवं संबद्ध आधार धातु होने का अनुमान लगाया गया है। ये लगभग 150 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है सोने का भंडार। इसकी पुष्टि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के द्वारा किया गया। नीलामी, इस ब्लॉक को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो ध्यान देना, अभी हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पे सोने के भंडार के साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं या पुष्टि हुई है पूछा जाए तो 302.1 किलोग्राम सोने एवं संबद्ध आधार धातु, यानी कि सोने से ही संबद्ध आधार धातु की पुष्टि हुई है महासमुंद जिले के करणखोल राजपालपुर क्षेत्र, बसना तहसील के अंतर्गत आता है। यहां पर जो है आपके सोने की पुष्टि हुई है 302.1 किलोग्राम सोना। अगर हम बात करें इसी महासमुंद जिले में सोना खान में 10 साल बाद खुदाई शुरू हुई है। देखिए, सोना खान में सोने का विशाल भंडार मिला था। 10 साल पहले इसकी नीलामी हुई थी। वेदांता लिमिटेड ने सबसे ऊंची बोली लगाकर यह खदान अपने नाम की थी। बलौदाबाजार जिले के बाघमारा में स्थित खदान 608 हेक्टेयर के दायरे में फैला हुआ है, जहां 2700 किलो सोने के भंडार होने का अनुमान है। खास बात यह है कि 5 नवंबर को भूमि पूजन के बाद यहां खुदाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सोना खान की माइनिंग शुरू होने के बाद यह देश की चौथी एक्टिव खदान है। कौन सा? सोना खान। महासमुंद जिले के बसना तहसील के करणखोल राजपालपुर क्षेत्र में सोने की पुष्टि हुई है। 10 साल पहले सोना खान वाले क्षेत्र में सोने की पुष्टि हो चुकी थी, ठीक है। और यहां पर अभी 5 नवंबर को भूमि पूजन के बाद यहां सोने का उत्खनन प्रारंभ हुआ है और उत्खनन प्रारंभ होने के साथ साथ ये देश की चौथी सोने की एक्टिव खदान है, इसे याद रखना, ठीक। नेक्स्ट, सुलक्षणा पंडित। हाल ही में जो है सुलक्षणा पंडित जी का निधन हुआ 6 नवंबर 2025 को 71 वर्ष की आयु में। कौन थी? एक पार्श्व गायिका और एक अभिनेत्री, ठीक। इनका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1954 को हमारे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ क्षेत्र में, ठीक है, रायगढ़ जिले में जो है इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है श्री प्रताप नारायण पंडित,
राजा चक्रधर सिंह के दरबार के प्रसिद्ध तबला वादक थे, इनके भाई थे, उनके साथ वो जो है राजा चक्रधर सिंह के दरबार में ये तबला वादक थे, उनके राज दरबार में। निवास, इनका निवास रायगढ़ जिले के नरियरा गांव में था, जिसे छत्तीसगढ़ का वृंदावन भी कहा जाता है, नरियरा गांव को, वहां पर इनका निवास था। उपलब्धि, 1976 में संकल्प के गाने तू ही सागर तू ही किनारा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें मिला था। अभिनय एवं गायकी, उन्होंने वर्ष 1975 में उलझन से अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने बेकरार दिल तू गाए जा और सोमवार को हम मिले मंगलवार को नैन जैसे गाने किशोर कुमार के साथ इन्होंने गाए। सुलक्षणा पंडित से ऑलरेडी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि प्रश्न पूछा गया था कि एक पार्श्व गायिका सुलक्षणा पंडित का संबंध छत्तीसगढ़ के किस घराने से है? रायगढ़ घराने से। बहुत पहले आया था ये क्वेश्चन, मतलब आई थिंक 2014 या 2015 पीएससी एग्जाम में आया हुआ है सुलक्षणा पंडित से क्वेश्चन। ठीक, ये है आपकी सुलक्षणा पंडित। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 रजत महोत्सव। रजत महोत्सव नाम दिया गया इस साल राज्योत्सव को, क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे हुए। जब 25 साल पूरे होते तो उसे रजत जयंती या रजत महोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है क्योंकि बुक के लिए जो मैंने एडिटिंग की थी ब्लैक एंड व्हाइट, इस कारण से यहाँ पे आपको कलरफुल इमेज बहुत कम देखने मिलेगा। ये तो एक दो मैंने ऐड किया है जैसे सुलक्षणा पंडित वाला, लेकिन कुछ समय की बाध्यता के कारण ब्लैक एंड व्हाइट आपको कुछ इमेज मिलेगा। देखिए, कलरफुल पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मजा आता है। देखिए, आयोजन, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आयोजन 5 दिवसीय था, 1 नवंबर से लेकर के 5 नवंबर 2025 तक आयोजन कहां पर हुआ? पिछले साल हुआ था आपके साइंस कॉलेज ग्राउंड में। ठीक है, लेकिन अभी हुआ राज्योत्सव मेला स्थल नया रायपुर अटल नगर पे, इसका आयोजन हुआ। उद्घाटन मुख्य अतिथि 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राज्योत्सव का उद्घाटन किया गया। समापन के टाइम पे मुख्य अतिथि थे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ राज्योत्सव रजत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वही प्रश्न पूछा जाएगा कि समापन किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति श्री, या समापन के समय मुख्य अतिथि कौन थे? तो उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जो है ये मुख्य अतिथि थे। इस दौरान जो है आपके राज्योत्सव के दौरान अलंकरण पुरस्कार भी वितरित किए गए। कुल 34 श्रेणियों के, यानी कि 34 प्रकार के पुरस्कार, 34 श्रेणियों में 37 विभूतियों यानी कि 37 व्यक्ति और 4 संस्थाओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। थोड़ा ध्यान देना, कितने श्रेणियों में पुरस्कार बटे? 34 श्रेणियों पे, जैसे कि आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा राज्य अलंकरण पुरस्कार, लाला जगदलपुरी आपका गुंडाधुर राज्य अलंकरण पुरस्कार, ये श्रेणियां हैं। तो टोटल 34 श्रेणियों में 37 विभूतियों यानी कि 37 व्यक्ति और 4 संस्थानों को जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। विशेष प्रस्तुति, 5 नवंबर को पद्मश्री कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुति दी। विशेष आकर्षण, यह आयोजन राज्य के 25वीं वर्षगांठ जिसे रजत महोत्सव का नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है उद्घाटन विशेष अतिथि, उद्घाटन मुख्य अतिथि और समापन मुख्य अतिथि, इनका नाम याद रखना। अब देखिए, राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव 2025 अलंकरण समारोह, 34 विधाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए 37 विभूतियों और 4 संस्थानों को सम्मान मिला। ठीक, पहला लाइन तो यही याद रखना ना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है। 34 विधाओं में या 34 श्रेणियों में 37 व्यक्ति या विभूतियों को और 4 संस्थानों को पुरस्कार मिला। यहाँ पे पुरस्कारों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला, किस विभाग के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है और सम्मानित विभूति कौन थे। थोड़ा स्पीड से फटाफट बोलूंगा, याद रखने का काम आपका है। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, इधर जो है सम्मान का नाम दे देगा और दूसरी तरफ देगा कि किन्हें जो है पुरस्कार मिला और सुमेलित कीजिए करके आएगा। पुरस्कार के नाम, सम्मानित व्यक्ति, पुरस्कार के नाम, सम्मानित व्यक्ति संस्था, पुरस्कार के नाम सम्मानित व्यक्ति संस्था, 4 विकल्प देगा। उसमें से बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प या कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, या एक आपके किसी राज्य अलंकरण पुरस्कार का नाम देगा और पूछेगा किस विभाग के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऐसे टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक,
या किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, ये भी प्रश्न बनता है। जैसे कि यति यतनलाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में। देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान जो कि आदिवासी व पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस साल यह पुरस्कार मिला उत्तर बस्तर कांकेर के श्री हिरेश सिन्हा को। दूसरा, पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान जो कि अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में गृह पुलिस विभाग के द्वारा दिया जाता है। इस साल ये पुरस्कार मिला कांकेर जिले के श्री योगेश कुमार साहू को। यति यतनलाल सम्मान जो कि अहिंसा और गौरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। जांजगीर चांपा जिले के भारतीय कुष्ठ निवारक संघ एक संस्था है, ठीक है, कात्रे नगर सोठी जांजगीर चांपा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। गुंडाधुर सम्मान जो कि खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा। राजनांदगांव की सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव जिनका संबंध किससे है, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन। पिछले साल ये काफी हाईलाइट में थी, स्टार प्लेयर थी। इस साल कौन है, संजू देवी रावत। ठीक, मिनी माता सम्मान जो कि आपके महिला उत्थान के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। यह पुरस्कार मिला ललेश्वरी साहू जिला दुर्ग को। उसके बाद गुरु घासीदास सम्मान जो कि सामाजिक चेतना दलित उत्थान के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। 2 लोगों को यह पुरस्कार मिला, एक बेमेतरा जिले के भुवन दास जांगड़े और दूसरे है श्री शशि गायकवाड़ बलौदा बाजार भाटापारा जिले के। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो कि सहकारिता के क्षेत्र में सहकारिता विभाग के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस साल मिला प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित डोमा धमतरी को, संस्था है। महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव पुरस्कार जो कि खेल तीरंदाजी के लिए पुरस्कार मिलता है, ठीक है, आर्चरी के लिए पुरस्कार मिलता है खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा। यह पुरस्कार मिला चांदनी साहू बिलासपुर को, ठीक है। खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये भी याद रखना, ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन, और ये जो चांदनी साहू जो कि संबंधित है तीरंदाजी से। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान जो कि सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक क्षेत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिया जाता है, राजेश अग्रवाल को यह पुरस्कार मिला। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, ये थोड़ा सा याद रखना ना, इससे प्रश्न बनता है। साहित्य एवं आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में सांस्कृतिक विभाग के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार मिला चितरंजन कर रायपुर जिले के डॉक्टर चितरंजन कर को। चक्रधर सम्मान जो कि कला एवं संगीत के क्षेत्र में सांस्कृतिक विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार प्रदान किया गया पंडित कीर्ति माधव लाल व्यास जिला दुर्ग। दाऊ मंद्रा जी सम्मान जो कि लोक कला शिल्प क्षेत्र में प्रदान किया जाता है सांस्कृतिक विभाग के द्वारा। इस साल मिला रिखी क्षत्रिय जी जिला दुर्ग को, ठीक। डॉक्टर खूबचंद बघेल, इनका भी नाम याद रखना ना, रिखी क्षत्रिय, इनसे रिलेटेड करंट अफेयर एक और हम पढ़े हुए पहले। डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न सम्मान कृषि के क्षेत्र में कृषि विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। धमतरी जिले के थनेश्वर कुमार साहू और वामन कुमार टिकरिया बलौदाबाजार जिले को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है महाराजा अग्रसेन सम्मान जो कि सामाजिक समरसता के क्षेत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस साल मिला श्री राजेंद्र अग्रवाल राजू बिलासपुर को। दानवीर भामा शाह सम्मान जो कि दानशीलता सौहार्द अनुकरणीय सहायता के लिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार मिला राजनांदगांव जिले के नीरज कुमार वाजपेयी को। मेरा मेहनत इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा मेहनत आपका है। ट्रिक लगा करके याद कीजिए, कैसे भी याद कीजिए, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन आएगा कि ये राज्य अलंकरण पुरस्कार किसे मिला, सुमेलित कीजिए करके आएगा, सत्य असत्य युग्म पहचानिए करके क्वेश्चन बनता है। श्रीमती बिलासाबाई केवटी ने मत्स्य पुरस्कार मछली पालन के क्षेत्र में मत्स्य विभाग के द्वारा दिया जाता है। सुखदेव दास रायपुर को यह पुरस्कार मिला। डॉक्टर भंवर सिंह पोत्रे सम्मान आदिवासी सेवा सम्मान, ठीक है, भंवर सिंह पोत्रे आदिवासी सेवा सम्मान आदिवासी की सेवा और उत्थान के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। जंगो रायतार विद्या केतु शिक्षण संस्थान ग्राम पोस्ट दमकसा उत्तर बस्तर कांकेर को यह पुरस्कार मिला, एक संस्था है। धनवंतरी सम्मान जो कि आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा विभाग के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह दिया गया डॉक्टर अजय कृष्ण कुलश्रेष्ठ को। स्वर्गीय महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव पुरस्कार श्रम के क्षेत्र में श्रम विभाग के द्वारा 2 लोगों को मिला। मिथिलेश कुमार आदिल एवं अग्रसर टीम दुर्ग एनटीपीसी लिमिटेड लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट पुसौर रायगढ़ को। देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार पंथी नृत्य के लिए दिया जाता है सांस्कृतिक विभाग के द्वारा। यह पुरस्कार प्रदान किया गया श्री रोहित कुमार कोसरिया को, ठीक। नेक्स्ट किशोर साहू सम्मान जो कि हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन निर्देशन अभिनय पटकथा निर्माण के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है सांस्कृतिक विभाग के द्वारा। यह मिला श्री सुनील सोनी रायपुर को,
किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के लिए, यानी कि डायरेक्टर को दिया जाता है सांस्कृतिक विभाग के द्वारा। इस साल ये पुरस्कार मिला किसे? अनुराग बासु को। ठीक है, फेमस पर्सनालिटी है नेशनल लेवल पे, इनकी काफी मूवी भी आप देखे होंगे। श्री अनुराग बासु बॉम्बे को कौन सा पुरस्कार मिला? किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार। उसके बाद बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान विधि क्षेत्र में, यानी कि लॉ के क्षेत्र में विधि विधायी विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। 4 लोगों को यह पुरस्कार मिला। खेमचंद जय राजनांदगांव, डॉक्टर सुरेश मणि त्रिपाठी रायपुर, डॉक्टर भूपेंद्र करवंदे रायपुर, श्री भरतलाल सोनी रायपुर। ठीक, लाला जगदलपुरी पुरस्कार साहित्य एवं आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में सांस्कृतिक विभाग के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार मिला डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा को। ठीक है, इनकी पुस्तक आती है आपकी छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण। ठीक है, विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार वर्मा दोनों के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। ठीक, उसके बाद आता है आपका चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रिका पुरस्कार प्रिंट मीडिया हिंदी जनसंपर्क विभाग के द्वारा दिया जाता है संदीप कुमार तिवारी रायपुर को। नेक्स्ट है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी जनसंपर्क विभाग के द्वारा 2 लोगों को दिया गया, सोमेश कुमार पटेल रायपुर और अभिषेक शुक्ला रायपुर। मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रिंट मीडिया अंग्रेजी, इससे पहले था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी, प्रिंट मीडिया अंग्रेजी जनसंपर्क विभाग के द्वारा सुश्री भावना पांडे जी को यह पुरस्कार मिला। पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक पुरस्कार ये मिला आपका रचनात्मक लेखन एवं हिंदी भाषा के लिए जनसंपर्क विभाग के द्वारा दिया जाता है। श्री अवधेश कुमार नई दिल्ली, इन्हें पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ प्रवासी भारतीय सम्मान देश के बाहर अप्रवासी भारतीय द्वारा सामाजिक कल्याण साहित्य मानव संसाधन निकाय आर्थिक के लिए सांस्कृतिक विभाग के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार दिया गया श्री मनीष तिवारी रायपुर को। लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान छत्तीसगढ़ी लोकगीत के लिए दिया जाता है सांस्कृतिक विभाग के द्वारा, ये मिला राकेश तिवारी रायपुर जिला। संस्कृत भाषा सम्मान संस्कृत भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया उच्च शिक्षा विभाग डॉक्टर दादू भाई त्रिपाठी को रायपुर। उसके बाद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार जो कि महिलाओं में वीरता, शौर्य, साहस, आत्मबल को सशक्त बनाने के लिए पुरस्कार दिया जाता है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा, श्रीमती प्रेमशिला बघेल को मिला। माता बहादुर कलारीन सम्मान महिलाओं के उत्पीड़न तथा महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष और नारी उत्थान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। शिल्पा पांडे सृष्टि को यह पुरस्कार मिला। हबीब तनवीर सम्मान, पहली बार ये सम्मान को जोड़ा गया है। समकालीन रंगमंच छत्तीसगढ़ी हिंदी अन्य भाषा में नाटक के लिए सांस्कृतिक विभाग के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर कुंज बिहारी शर्मा इन्हें ये पुरस्कार मिला। इनका नाम याद रखना क्योंकि हबीब तनवीर सम्मान पहली बार जोड़ा गया है। ठीक है, राज्य अलंकरण पुरस्कार मुख्य अतिथि कौन थे? सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति। ठीक है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, फिर से आगे पीछे हो गया, क्या बोले, देखिए यहां पर क्या था, छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन, छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन। ठीक, इसका उद्घाटन किया गया 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के दौरान। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और इसका स्थान है नया रायपुर में आई थिंक सेक्टर 19। ठीक है, ये जो इसका स्थान है ये है नया रायपुर में सेक्टर 19। स्थान को थोड़ा सा याद रखना क्योंकि स्थान से प्रश्न बन सकता है कि छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन, हाँ, सेक्टर 19 में मौजूद है, नया रायपुर के सेक्टर 19। ठीक है, थोड़ा सा एग्जैक्ट लोकेशन याद रखना क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन से हो सकता है प्रश्न कुछ भी बन सकता है। नए विधानसभा भवन जो है उसमें सदन बैठक कक्ष कितने विधायकों की है? छत्तीसगढ़ में तो आपके 90 विधायक है, लेकिन यहाँ पे 120 विधायकों की सदन बैठक कक्ष है। मंत्री कक्ष कितना बनाया गया है? 24 मंत्रिमंडल कक्ष यानी कि कैबिनेट मंत्री, जिसमें से प्रारंभ में 14 कार्यात्मक है क्योंकि वर्तमान में अभी 14 आपके कैबिनेट मंत्री है, तो 14 कार्यात्मक है। मुख्य सभागार जिसमें 200 सीटों की क्षमता है। लागत और विस्तार 324 करोड़ की लागत से बना 51 एकड़ में फैला परिसर है। विशेषता, नया विधानसभा भवन ग्रीन बिल्डिंग सिद्धांतों पर आधारित है। यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है।
वास्तुकला, सदन के छत पर धान की बालियों की नक्काशी, बस्तर काष्ठ शिल्प से बने दरवाजे, फर्नीचर, पारंपरिक महलों जैसे 13 गुंबदे इसकी खासियत है। कितने गुंबद है विधानसभा भवन में? 13। ठीक है। भवन में राष्ट्रपति भवन की झलके के साथ साथ बस्तर सरगुजा की पारंपरिक कला भी प्रदर्शित होती है। देखिए ये है विधानसभा भवन, ये बनाया गया धान की जो आपकी बालियां जो बोल रहे हैं, ठीक है, वैसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। अब ये तो हो गया नया विधानसभा भवन। अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पृष्ठभूमि की बात करें, जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था तो छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर के नया आपका राज्य बना। ठीक है। दिनांक 14 नवंबर 2000 को पहला सत्र, 14 से 19 2000 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम ऐतिहासिक सत्र राजधानी रायपुर में स्थित राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, जशपुर हॉल एक अस्थायी तंबू में संपन्न हुआ था। इस आपके पहले जो आपका सत्र हुआ था उसमें प्रोटेम स्पीकर थे महेंद्र बहादुर सिंह ने पहली बैठक का संचालन किया था। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल पहले विधानसभा अध्यक्ष बने और नंद कुमार साय पहले नेता प्रतिपक्ष बने। अभी जो इतना बड़ा विधानसभा, नया विधानसभा भवन बना है, इतना आकर्षक जो विधानसभा भवन बना है, अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो जब 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया तो राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में एक तंबू में ये आपका पहला सत्र आयोजित हुआ था। ठीक है, खुद का भवन नहीं था, पहला सत्र राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में हुआ था, जिसमें प्रोटेम स्पीकर कौन थे? आपके महेंद्र बहादुर सिंह, जिन्होंने पहले बैठक का संचालन किया था। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल पहले विधानसभा अध्यक्ष बने और नेता प्रतिपक्ष बने थे नंद कुमार साय जी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर आकांक्षा सत्यवंशी कौन है? ये स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट है। ठीक है, खेल भौतिक चिकित्सक है। चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में कैसे आई? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट है। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम जिन्होंने हाल ही में महिला विश्व कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा होने के कारण चर्चा में रही। यानी कि जो अभी महिला विश्व कप हुआ था जिसकी विजेता भारतीय महिला टीम रही, उनकी फिजियोथेरेपिस्ट थी कौन? आकांक्षा सत्यवंशी। ठीक है, खेल भौतिक चिकित्सक है। इनकी पृष्ठभूमि की बात करें तो दुर्ग में जन्मी आकांक्षा का परिवार रायपुर में निवासरत है। जन्म दुर्ग में हुआ, रायपुर में परिवार निवासरत है, जबकि इनका पैतृक गांव है कवर्धा। ठीक है। घोषणा, मुख्यमंत्री श्री साय ने आकांक्षा को 10 लाख रुपए का सम्मान राशि प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, यह है डॉक्टर आकांक्षा सत्यवंशी। नेक्स्ट, बस्तर ओलंपिक 2025। बस्तर ओलंपिक 2025 इसका आयोजन हुआ 25 अक्टूबर से 13 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, इसका उद्घाटन या इसका शुभारंभ यानी 25 अक्टूबर 2025 को बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ किया गया था कच्चा पाल नारायणपुर से। और बस्तर ओलंपिक का शुभंकर किसे बनाया गया? वन भैंसा और पहाड़ी मैना। ठीक है, वन भैंसा जिसके सिंग के ऊपर एक पहाड़ी मैना बैठे रहती है, बहुत जगह आप इमेज देखे होंगे। ठीक है, ये इसका शुभंकर होता है। प्रमुख तिथियां, 3 स्तर पर आपके बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ। पहला विकासखंड स्तर पर 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, जिला स्तर पर 5 नवंबर से 15 नवंबर तक, और संभाग स्तर पर आयोजित हुआ 11 से 13 दिसंबर तक। ठीक है, देखिए जब इसका समापन समारोह 13 दिसंबर को आयोजित हुआ तो समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे गृह मंत्री आपके अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, इसमें अगर हम शामिल खेलों की बात करें तो बस्तर ओलंपिक में कुल 11 खेलों को शामिल किया गया। कौन कौन से थे? एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, तीरंदाजी, कराटे, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रस्साकसी। रस्साकसी का खेल केवल सीनियर वर्ग के लिए था। ठीक है, जूनियर वर्ग इसमें शामिल नहीं थे। आगे हम देखेंगे सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग। भारोत्तोलन व हॉकी जो सीधा संभाग स्तर पर हुआ था, यानी कि वेट लिफ्टिंग और हॉकी की जो प्रतिस्पर्धा है वो विकास खंड और जिला स्तर पर नहीं, सीधा संभाग स्तर पर हुआ था। ठीक, प्रतियोगिताएं जो है 2 वर्गों में बटी हुई थी। एक जूनियर वर्ग जिसमें बालक बालिकाएं जिनकी आयु 14 से 17 वर्ष थी, और दूसरा था सीनियर वर्ग जिसमें महिला पुरुष शामिल थे जिनकी आयु सीमा निर्धारित नहीं थी। यानी कि 18 वर्ष के बाद के आयु के जितने भी लोग, चाहे वो फिर 18 के बाद 40 के हो, 50 के हो, 60 के हो, 65 के हो, कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। जूनियर वर्ग की आयु सीमा 14 से 17, सीनियर वर्ग की आयु सीमा निर्धारित नहीं है, 18 वर्ष से आगे सभी। ठीक, अभी बीच में और एक करंट अफेयर आया था कि बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में मनाया जाएगा।
ठीक है। जैसे खेलो इंडिया गेम्स होता है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होता है, ठीक है। वैसे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में इसे मनाया जाएगा बस्तर ओलंपिक को। अवसर, विजेता खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय अकादमियों में सीधा प्रवेश मिलेगा। अलग अलग अकादमी बनाया गया है खेल के, तीरंदाजी अकादमी, फुटबॉल अकादमी, हॉकी अकादमी। तो वैसे जो आपकी विजेता टीम रहे, विजेता खिलाड़ी जो रहेंगे, उन्हें अकादमियों में डायरेक्ट प्रवेश मिलेगा। विशेष अतिथि, समापन समारोह में यानी कि जो संभाग स्तर पर जो आयोजन हो रहा था 11 दिसंबर को, इस आपके बस्तर ओलंपिक में शामिल हुई थी मुक्केबाज मैरी कॉम, ठीक है, बॉक्सर मैरी कॉम शामिल हुई थी। और 13 दिसंबर को शामिल हुए थे पूर्व फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया, ठीक। इसको याद रखना, यह है बस्तर ओलंपिक। बस्तर ओलंपिक का ये टैगलाइन याद रखना ना, हो सकता है पूछ ले, करसायता बस्तर बरसायता बस्तर, ये टैगलाइन है बस्तर ओलंपिक का। क्या? करसायता बस्तर बरसायता बस्तर, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम राष्ट्रीय जनजाति काइकिंग और कैनोइंग चैंपियनशिप 2025, ठीक है, जनजातियों की स्पेशली प्रथम राष्ट्रीय जनजाति काइकिंग और कैनोइंग चैंपियनशिप तेलंगाना के हुसैन सागर झील हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। एक प्रकार का एक नैरो बोट होता है जिसमें एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। यह है आपका काइकिंग और कैनोइंग, इसी से मिलता जुलता कैनोइंग भी है। 28 से 31 अक्टूबर 2025 तक इसका आयोजन हुआ। इसमें ये जो आपका राष्ट्रीय जनजाति काइकिंग और कैनोइंग चैंपियनशिप था, इसमें शीर्ष स्थान पर रहा छत्तीसगढ़, ठीक है। पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, कुल 19 पदक जीते छत्तीसगढ़ ने। इसमें जो प्रदर्शन के आधार पर देखा जाए तो बस्तर जिले के युवा एथलीटों ने सर्वाधिक पदक जीता। इसमें व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो मनमती बघेल नामक खिलाड़ी ने अकेले 12 कांस्य पदक जीते। यह है मनमती बघेल, इनका भी नाम याद रखना। किस खेल से संबंधित है? काइकिंग और कैनोइंग से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट, सिलेंडर बिल्ड गॉल पक्षी, ये दुर्लभ प्रवासी पक्षी जो कि हाल ही में पहली बार छत्तीसगढ़ में देखा गया। 29 अक्टूबर 2025 को बिलासपुर एनटीपीसी सीपत थर्मल पावर प्लांट के एश डाइक यानी कि राख बांध क्षेत्र में, ठीक है, बिलासपुर के राहुल गुप्ता और रत्नेश गुप्ता जी के द्वारा इसकी पहचान की गई, प्रमाणित। जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने नवीन अंक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया इस पक्षी का छत्तीसगढ़ में उपस्थिति। इसका मूल निवास की अगर हम बात करें तो पश्चिमी एशिया और भारत के तटीय इलाकों में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में पहली बार देखा गया सिलेंडर बिल्ट गॉल पक्षी। नेक्स्ट, छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। 18 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित किया गया। यह पुरस्कार प्रदान किया गया आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। 10 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया गया, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केवल छत्तीसगढ़ के पुरस्कार। पुरस्कृत कार्य, यह पुरस्कार जल संरक्षण, समुचित जल का उपयोग, सामुदायिक भागीदारी पर आधारित उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा क्रमांक है? छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार था, ठीक। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मिला राजनांदगांव को। अलग अलग क्षेत्र में बैठा था, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। तो पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसे मिला? राजनांदगांव को। छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राजनांदगांव जिले को प्रथम पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया डूमरपानी कांकेर को, पिछले साल भी था ये। डूमरपानी कांकेर छत्तीसगढ़ और बलापुरम तिरुवल्लुर तमिलनाडु, दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार मिला, तृतीय पुरस्कार मिला, ठीक है, संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार मिला सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का। सर्वश्रेष्ठ स्कूल कॉलेज का पुरस्कार प्रदान किया गया कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर को और आर्मी पब्लिक स्कूल कोलकाता पश्चिम बंगाल, दोनों प्रथम स्थान पर रहे। कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर का नाम याद रखना क्योंकि सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पुरस्कार मिला है इस आपके छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। जल संचय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट राज्य श्रेणी का दूसरा पुरस्कार मिला, सेकंड नंबर पर, ठीक है।
जल संरचनाओं के निर्माण में महानगर निगमों की श्रेणी में रायपुर नगर निगम पहले स्थान पर रहा। ठीक है, महानगरों की कैटेगरी में। नेक्स्ट, जल संचय जन भागीदारी 1.0 पुरस्कार, ये इसी 6वें राष्ट्रीय पुरस्कार के दौरान अलग से ये पुरस्कार प्रदान किया गया। जल संचय जन भागीदारी यानी कि जलों के संरक्षण संचय में जन भागीदारी, ठीक है, पब्लिक की भागीदारी के आधार पर यह पुरस्कार वितरण किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ दूसरा और रायपुर नगर निगम को पहला पुरस्कार मिला, जल संचय जन भागीदारी 1.0 पुरस्कार। मुख्य उद्देश्य जल प्रबंधन संरक्षण को जन आंदोलन बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। पुरस्कार की श्रेणियां अलग अलग कैटेगरी बांटी गई थी। कैटेगरी 1 में प्रथम पुरस्कार मिला बालोद जिले को, द्वितीय राजनांदगांव को, तृतीय मिला आपके रायपुर को, 2-2 करोड़ रुपए की राशि मिली। सेकंड कैटेगरी में महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद को यह पुरस्कार मिला, 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी गई। थर्ड कैटेगरी का पुरस्कार मिला बिलासपुर, रायगढ़, बलरामपुर, धमतरी, सूरजपुर, दुर्ग, 25-25 लाख रुपए की राशि मिली। और ये सभी के सभी ईस्टर्न जोन पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक, विशेष रायपुर नगर निगम के जल संचय के लिए 33,082 कार्य, रायपुर जिला ने 36,282 कार्य और छत्तीसगढ़ ने 4,05,563 कार्य जन भागीदारी से हुए, यानी कि आम पब्लिक के सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्टिफाइड चावल क्या होता है? पोषक तत्वों से भरपूर चावल, यानी कि चावल में अलग से पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, का पहला निर्यात हमारे छत्तीसगढ़ में जो है आंचलिक क्षेत्रों में फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जाता है। फोर्टिफाइड चावल होता क्या है? जिसमें कुपोषण से लड़ने के लिए आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 जैसे जरूरी पोषक तत्व मिलाए जाते हैं चावल के साथ। ठीक है, इसका निर्यात किया गया पापुआ न्यू गिनी देश में, लगभग 20 मीट्रिक टन ये फोर्टिफाइड चावल निर्यात किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत सरकार के द्वारा यह जो है निर्यात किया गया। पापुआ न्यू गिनी में पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने और कुपोषण से निपटने में यह चावल मदद करेगा। तो फोर्टिफाइड चावल की पहली निर्यात किस देश में की गई? तो पापुआ न्यू गिनी देश में किया गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। 12 से 17 नवंबर 2025 तक 28वीं, क्रमांक भी याद रखना, 28वीं अखिल भारतीय वन यानी कि वन विभाग का वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हुआ। इस आपके प्रतियोगिता का शुभंकर बनाया गया था हेमू, एक हिम तेंदुआ। ठीक है, ये है हेमू, एक हिम तेंदुआ को जो है इसका शुभंकर बनाया गया था। विजेता इस 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने समग्र चैंपियनशिप जीता। छत्तीसगढ़ ने इस चैंपियनशिप को जीता, छत्तीसगढ़ वन विभाग की टीम ने इस चैंपियनशिप को जीता। पद तालिका में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर 150 पदक के साथ सर्वाधिक, जिसमें 74 स्वर्ण, आपका 34 रजत और 42 कांस्य पदक। सेकंड नंबर पर केरल 117 पदक के साथ, थर्ड नंबर पर कर्नाटक 96 पदक के साथ। विशेष, छत्तीसगढ़ लगातार 13वीं बार ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीतता आ रहा है लगातार। ठीक है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला ओपन थोटा संकीर्तन ने 5 स्वर्ण पदक प्राप्त कर गोल्डन गर्ल का खिताब जीता। कहां आयोजित हुआ यह खेल? देहरादून, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, गौधाम योजना। गौधाम योजना, इसका उद्देश्य क्या है? निराश्रित घुमंतु कृषिक पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु एक नई योजना है। इसमें गौधाम स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, जगह जगह पे गौधाम स्थापित किए जाएंगे। एक गौधाम में अधिकतम 200 गौवंशीय पशुओं को रखा जाएगा। ठीक, मानदेय, इसमें जो चरवाहे हैं यानी कि जो पशु को चराने के लिए लेके जाते हैं, चरवाहे को 10,916 रुपए प्रति माह और गौ सेवकों को 13,126 रुपए प्रति माह इस गौधाम योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। आर्थिक सहायता, गौधामों में पोषण आहार यानी कि जो जानवरों को जो पोषण आहार दिया जाएगा, प्रथम वर्ष 10 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन व्यय किया जाएगा। द्वितीय वर्ष 20 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन, तृतीय वर्ष 30 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन और चौथे वर्ष 35 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन। उत्पाद और विपणन, गोबर गौमूत्र से गौ उत्पाद जैसे केचुआ खाद, कीट नियंत्रक, गौकाष्ठ,
गोनाइल, दिया, दंत मंजन, अगरबत्ती इत्यादि उत्पादन कर विपणन किए जाएंगे। विशेष, पहले चरण में छत्तीसगढ़ के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में गौधाम स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, नेशनल हाईवे पे जो जानवर है, जो मवेशी है, बीच में बैठ जाते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है, तो नेशनल हाईवे पे मुख्य रूप से गौधाम उनके किनारों पे बनाए जाएंगे ताकि उन मवेशियों को वहां पर लाया जा सके। ठीक, नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा बैम्बू टावर, पिछले साल का करंट अफेयर था, हाल ही में फिर से चर्चा में आया। देखिए, बेमेतरा जिले के काठिया ग्राम में मौजूद है 140 फीट ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा बांस का टावर। ये जो टावर जो है एफिल टावर के तर्ज पर बना हुआ है, पूरा का पूरा बांस से निर्मित है। इसका निर्माण किया गया था गणेश वर्मा, जो कि भव्य सृष्टि उद्योग के फाउंडर है, उनके द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया था। और इसका लोकार्पण पिछले साल 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया था, परिवहन मंत्री के द्वारा। डिजाइन पेरिस के एफिल टावर जैसी डिजाइन वाला बांस टावर है ये। चर्चा में अभी 2025 में चर्चा में क्यों आया? छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना समारोह बेमेतरा जिले के काठिया गांव में 15 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने इसके ऊपर ध्वजारोहण किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना समारोह में। विशेष, इस टावर का वजन इतना हल्का है कि इसका जीवन काल कम से कम 25 वर्षों का है। वॉच टावर, टेलीकॉम टावर, ट्रांसमिशन टावर, रेडियो टावर के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक, तो विश्व का सबसे ऊंचा बैम्बू टावर कहां पर है, यानी कि बांस का टावर मौजूद है बेमेतरा जिला के काठिया ग्राम में। नेक्स्ट है 16वीं राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग। ठीक है, थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 7 से 9 नवंबर 2025 को ये थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप, राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ अमृतसर पंजाब के बीबीके डीएवी महिला महाविद्यालय में। इसका आयोजन हुआ। आयोजक थाई बॉक्सिंग इंडियन फेडरेशन के तत्वाधान से आयोजित हुआ। छत्तीसगढ़ के 21 सदस्यीय टीम कुल 15 पदक, 7 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ छत्तीसगढ़ टीम जो है, छत्तीसगढ़ टीम का इसमें प्रदर्शन रहा थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, देखिए खेल पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी के जो टाइम पीरियड में जो एग्जाम हो रहे हैं ना, उसमें खेल से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, स्पोर्ट्स सेक्टर से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। राउत नाचा महोत्सव 2025 हाल ही में 48वां, याद रखना संस्करण, 48वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन हुआ बिलासपुर में। वर्ष 1978 से बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया जाता आ रहा है। प्रश्न पूछा जाएगा कि बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव की शुरुआत कब हुई, तो 1978 से इसकी शुरुआत हुई। 2025 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ, तो 48वां संस्करण आयोजित हुआ। अभी 2025 में 15-16 नवंबर 2 दिवसीय आपके राउत नाचा महोत्सव का आयोजन हुआ, 48वां राउत नाचा महोत्सव। ठीक, कहां पर आयोजित हुआ? लाल बहादुर शास्त्री मैदान में। प्रतीक शौर्य, गौरव और समृद्धि सांस्कृतिक परंपरा का यह प्रतीक है। विशेष, प्रतिवर्ष प्रदेश के सबसे बड़े राउत नाचा महोत्सव का आयोजन बिलासपुर में होता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रतिवर्ष प्रदेश के सबसे बड़े राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? बिलासपुर जिले में। कब से आयोजित हो रहा है? 1978 से। 2025 में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 48वां संस्करण आयोजित हुआ। 2025 में प्रथम पुरस्कार किस आपके दल ने जीता? तो परसदा दल ने प्रथम पुरस्कार जीता। उसके बाद द्वितीय पुरस्कार बसिया दल और डोगोरिया दल ने जीता। तृतीय पुरस्कार सिरगिट्टी तारबहारा दल, आपका गनियारी दल और लटुआ पारा दल, इन्होंने जो तृतीय पुरस्कार जीता। मेन आपको याद रखना परसदा ने 48वां राउत नाचा महोत्सव में प्रथम पुरस्कार जीता। ठीक, नेक्स्ट देखिए, माड़वी हिड़मा शीर्ष माओवादी कमांडर हिड़मा का एनकाउंटर। ठीक है, यह है आपके माड़वी हिड़मा जो कि शीर्ष माओवादी नक्सल कमांडर थे। इनका एनकाउंटर 18 नवंबर 2025 को मारे डुमिली जंगल क्षेत्र, जो कि आपका अल्लूरी सीता रामा राजू जिला आंध्र प्रदेश में इनका एनकाउंटर हुआ था। काफी चर्चा में थे, क्यों? क्योंकि विभिन्न राज्यों में 1 करोड़ से अधिक का इनाम इनके ऊपर घोषित था। प्रमुख हमला 2010 में दंतेवाड़ा हमला, 2013 में झीरम घाटी नरसंहार जिसमें कांग्रेस के कुछ फेमस आपकी जो नेता मंत्री जिसमें शहीद हुए थे, 2021 के सुकमा बीजापुर मुठभेड़ सहित 26 से अधिक बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था आपका माड़वी हिड़मा। ठीक है, इस माड़वी हिड़मा के साथ जो अन्य मृतक कौन थे? इनकी पत्नी
माड़कम राजे, जिन्हें राजक्का कहा जाता है, उनका अन्य नाम, सहित 4 अन्य माओवादी भी इसमें ढेर हुए। ठीक है, कब हुआ एनकाउंटर? 18 नवंबर 2025 को, क्योंकि अभी नक्सल जो है उनका पुनर्वास और इनका जो आत्मसमर्पण कर रहा है और इनसे जुड़े हुए जो शीर्ष नेता जो जिनका एनकाउंटर हो रहा है, इसको थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि अभी 2025 नक्सलवाद समाप्ति के लिए काफी इसमें जो है नक्सलवाद से रिलेटेड बहुत से अपडेट आ रहे हैं, बहुत से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नक्सलवाद एक मुख्य मुद्दा बना हुआ था 2025 में। तो कौन से जो प्रमुख आपके शीर्ष नक्सल का जो नेता है या कमांडर जो जिनका एनकाउंटर हुआ, उसे भी थोड़ा सा याद रखना। ठीक, राष्ट्रीय स्टार SDA अवार्ड 2025, ये पुरस्कार प्रदान किया गया छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी क्रेडा को। क्रेडा का फुल फॉर्म क्या है, इसको भी याद रख लेना। राष्ट्रीय राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, ठीक, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका फुल फॉर्म। ठीक, 10वां नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट अवार्ड समारोह जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ, इसमें ये राष्ट्रीय स्टार SDA अवार्ड से सम्मानित किया गया क्रेडा को। पुरस्कार प्रदान किया गया ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के उप महानिर्देशक श्री अशोक कुमार जी के द्वारा। कार्य ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए क्रेडा को यह पुरस्कार मिला। बेस्ट CEO का अवार्ड, क्रेडा के CEO कौन है पूछा जाए, क्रेडा के CEO कौन है? राजेश सिंह राणा, उन्हें जो है बेस्ट CEO का अवार्ड मिला है इस आपके नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट अवार्ड समारोह में। ठीक, क्रेडा का फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। देखिए, ये जो है मैंने करंट अफेयर की बुक से ही एक फोटो लगा दिया है, क्योंकि मुझे लगा इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बताया नहीं था। पुराना करंट अफेयर है, अप्रैल मई का, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे प्रश्न बन सकता है, इसलिए इसको अभी मैं नवंबर में कवर करा रहा हूं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नेशनल लेवल का करंट अफेयर था ये। जब मैं नेशनल करंट अफेयर लिख रहा था तब मुझे ये मिला, तो इसको याद रखना। ये अभियान कब से कब तक चलाया गया था? 21 अप्रैल 2025 से 11 मई 2025 तक। कितने दिन के लिए चला ये ऑपरेशन? 21 दिनों के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। कब से कब तक चला? 21 अप्रैल 2025 से 11 मई 2025 तक। क्या है? भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा नक्सल विरोधी सबसे बड़ा अभियान था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक, अभियान क्षेत्र कहां था? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों की सीमा पर कुर्रेगुट्टा पहाड़ी क्षेत्र पे ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया था। इसमें शामिल बल कौन कौन से थे? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, छत्तीसगढ़ पुलिस, जिला रिजर्व गार्ड DRG और कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन यानी कि कोबरा बटालियन जिसे कहा जाता है। एक संयुक्त अभियान चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में। ठीक है, CRPF, DRG, कोबरा और छत्तीसगढ़ पुलिस, इनके द्वारा चलाया गया। परिणाम, सुरक्षा बलों ने 31 माओवादियों को मार गिराया, जिसमें CPI माओवादी के शीर्ष नेता नंबाला केशव राव उर्फ बसवराज भी शामिल थे। देखिए, इस ऑपरेशन के बाद इसमें शामिल जो आपके सुरक्षा बल के जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, उन्हें सम्मानित भी किया गया। देखिए, ये चलाया कब से कब तक गया था? 21 अप्रैल से 11 मई। प्रश्न पूछा जाएगा कि ये ऑपरेशन कितने दिनों तक चला? 21 दिनों तक ये ऑपरेशन चला। सितंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने कुर्रेगुटालू पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट केस को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले CRPF, छत्तीसगढ़ पुलिस, DRG और कोबरा के जवानों को नई दिल्ली में भेंट की और उन्हें सम्मानित किया। ठीक है, बड़ा ऑपरेशन था। प्रश्न पूछा जाएगा कब से कब तक चला? 21 अप्रैल से 11 मई। कितने दिनों तक चला? 21 दिनों तक चला ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, श्री विवेक शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए। ये छत्तीसगढ़ के 10वें महाधिवक्ता है। अगर बात करें पहले नंबर पे कौन है? रविंद्र श्रीवास्तव, दूसरे नंबर पर रविश चंद्र अग्रवाल, तीसरे नंबर पर प्रशांत मिश्रा, चौथे नंबर पर देवराज सिंह सुराणा, पांचवें नंबर पर संजय के अग्रवाल, छठवें नंबर पर जुगल किशोर गिडला, सातवें नंबर पर कनक तिवारी, आठवें नंबर पर थे आपके सतीश चंद्र वर्मा, नौवें नंबर के आपके महाधिवक्ता थे प्रफुल्ल N भारत
और 10वें नंबर के है श्री विवेक शर्मा। ठीक है, कार्यकाल दिया गया है। हो सकता है प्रश्न पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में नियुक्त महाधिवक्ताओं को उनके कार्यकाल के क्रमानुसार, काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ऐसा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, 10वें नंबर के महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल है। नेक्स्ट, वुमेन प्रीमियर लीग WPL, जैसे कि IPL होता है पुरुषों का, वैसे महिलाओं का होता है वुमेन प्रीमियर लीग में छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। कौन कौन है? एक है नेहा, दूसरा प्रीति यादव, चौथा है ऐश्वर्या सिंह और एक है आपका तारान्नुम पठान। ये जो है आपके खिलाड़ी है। WPL के लिए छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ियों को उनके BCCI महिला T20 ट्रॉफी में किए गए प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें नेहा बड़वाइक ने T20 ट्रॉफी के 7 मैच खेल के 206 रन बनाए, जिसमें से उनके 2 अर्धशतक शामिल है। वहीं ऐश्वर्या सिंह 6 मैच खेल करके 110 रन बनाए और उसने गेंदबाजी में भी विकेट झटके। वहीं तरन्नुम पठान और प्रीति यादव ने 7-7 मैचों में 9-9 विकेट हासिल किए। क्या किए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो है खिलाड़ी के नाम और किस खेल से संबंधित है उसको याद रखना। नेहा बड़वाइक, प्रीति यादव, ऐश्वर्या सिंह और तरन्नुम पठान, ये क्रिकेटर है। ठीक, पंचायत निर्णय ऐप, एक मिसलेनियस फैक्ट है। पंचायत निर्णय ऐप के जरिए ऑनलाइन सोशल ऑडिट में छत्तीसगढ़ को देश में दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, पंचायत निर्णय ऐप के जरिए ऑनलाइन सोशल ऑडिट के मामले में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है। ऐसे छोटे छोटे जो बेसिक फैक्ट है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखिएगा व्यापम के एग्जाम में ना कुछ भी उठा लेता है। राज्य की 11,693 ग्राम पंचायतों में से 2,409 पंचायतों की ग्राम सभाओं की संपूर्ण कार्यवाही ऐप पर अपलोड की गई। ऐप पर ग्राम सभा की वीडियोग्राफी, तस्वीरें, दस्तावेज, कार्यवाही रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर और पिछले वित्तीय वर्ष का ऑडिट निष्कर्ष उपलब्ध है। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन तरीके से सारा ऑडिट किया गया। नेक्स्ट, कांगेर वैली नेशनल पार्क बटरफ्लाई मीट, पहला एडिशन। बटरफ्लाई मीट यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि जो तितली देखने के जो तितली प्रेमी है वो यहां पर आकर के तितलियों को देख सकते हैं। तो बटरफ्लाई मीट का आयोजन हुआ 5 से 7 दिसंबर 2025 को। कहां पर हुआ? ये हुआ कांगेर वैली नेशनल पार्क में। बस डेट है, इसके आगे के कोई अपडेट नहीं मिले। ठीक है, 5 से 7 दिसंबर को कांगेर वैली नेशनल पार्क में बटरफ्लाई मीट का आयोजन हुआ। दूसरा, दुनिया की सबसे छोटी गाय पंगनूर नस्ल आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पाई जाती है। एकदम छोटे, जैसे कि एक आपका कुत्ता होता है, कुत्ते के साइज का छोटा आपका गाय, छोटे की गाय की छोटी प्रजाति। ठीक, यह गाय 3 से 4 लीटर दूध देती है। 20 साल इसकी मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है। ऊंचाई मात्र 3 फीट होती है और वजन 250 किलो तक इसका वजन होता है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के गोढ़ी कला और ग्राम करमिटी करा कुरू महुआ गांव में 1 नवंबर 2025 को एक बच्चा का जन्म हुआ। पशुपालक का नाम खगेश्वर यादव है। यही नस्ल की गाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी पास है। कहां पे जन्म हुआ बस याद रख लेना, ये जन्म हुआ आपका जशपुर जिले में। गांव के नाम याद रख सकते हो। ठीक है, छोटी प्रजाति की गाय जिसका नाम क्या है? पंगनूर नस्ल। ठीक, नेक्स्ट, सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले या एरोबेटिक शो। जब छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आयोजन हुआ तो उसके समापन के टाइम पे 4 और 5 नवंबर को एयर शो हुआ। एयर शो का नाम याद रखना, क्या है? सूर्य किरण। नाम क्या है? सूर्य किरण। सूर्य किरण। ठीक, एरोबेटिक शो, एरोबेटिक शो। ठीक, कहां पर हुआ? सेंध लेक या सेंध जलाशय में, रायपुर में ये हुआ। ठीक है, ये विमान जो है उड़ान भरे और प्रदर्शन करतब दिखा रहे थे। 4-5 नवंबर को ये जो है आपके रायपुर के सेंध लेक में सूर्य किरण, ये नाम याद रखना, नाम क्या था? सूर्य किरण एरोबेटिक शो, ये हुआ। ठीक, नेक्स्ट, बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा।
वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा था। बिलासपुर जिले में 4 नवंबर 2025 को एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ जिसमें कोरबा पैसेंजर ट्रेन मेमू, ठीक है, एक पैसेंजर ट्रेन था। कौन सा? कोरबा पैसेंजर ट्रेन मेमू और एक खड़ी मालगाड़ी की टक्कर हो गई थी। यह दुर्घटना बिलासपुर कटनी रेलखंड पर लाल खदान क्षेत्र के पास हुआ, जिसमें गेवरा कोरबा से बिलासपुर जा रही ट्रेन पीछे से खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मार दी। इस टक्कर में रेलवे कर्मचारी सहित कम से कम 12 से 13 लोगों की मौत हुई और 19 से अधिक लोग घायल हुए। तो ये ट्रेन हादसा कहाँ हुआ? बिलासपुर कटनी रेलखंड में हुआ, लाल खदान क्षेत्र में। कौन से ट्रेन का हादसा हुआ? कोरबा पैसेंजर का हादसा हुआ। मेमू ट्रेन थी जो कि गेवरा कोरबा से बिलासपुर के लिए आ रही थी। कुछ बेसिक फैक्ट है, याद रख लेना। कब हुआ? 4 नवंबर को। ठीक, ये जो आपका खड़ी मालगाड़ी के ऊपर पैसेंजर ट्रेन चढ़ गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप, बस डेट याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना तो नहीं है। कहां पर हुआ? आउटडोर स्टेडियम बूढ़ापारा रायपुर में 9 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ। बस लोकेशन और डेट याद रखना बस। ठीक, मिसलेनियस, मोहारा कार्तिक पुन्नी मेला जिसका आयोजन राजनांदगांव जिले के शिवनाथ नदी के तट पर इस मेले का आयोजन होता है। ये राजनांदगांव जिले का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, मोहारा कार्तिक पुन्नी मेला। महादेव घाट का मेला जो कि रायपुर में महादेव घाट, खारून नदी के तट पर महादेव घाट में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मेले का आयोजन होता है। 8वीं सदी का सारखेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, 8वीं सदी का एक प्राचीन मंदिर है। एक आर्टिकल आया था, याद रख लेना। सारखेश्वर महादेव मंदिर जो कि सारखी गांव रायपुर में स्थित है। नकिया जलप्रपात, ठीक है, नकिया जलप्रपात वाटरफॉल, ये मौजूद है कोरबा जिले के चोरनाई नदी में। कर्मघोगा या कर्म घोगेश्वर जलप्रपात जो कि मौजूद है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मनेन्द्रगढ़ में। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, हाल ही में प्रदेश के 4 स्थान पर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खोले जाने की मंजूरी मिली है। 4 स्थान कौन कौन से हैं? जशपुर, मनेन्द्रगढ़, रायगढ़ और बस्तर। ये 4 जगह के नाम याद रखना। प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान जिसमें योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्वीकृति नहीं मिली है। 3 स्थान ये होंगे, चौथा स्थान का नाम बदल देगा। 4 स्थान कौन कौन से हैं? जशपुर, मनेन्द्रगढ़, रायगढ़ और बस्तर। कलचुरी कलार महासम्मेलन जो कि 9 नवंबर 2025 को आयोजित हुआ। कहां पर आयोजित हुआ? बिलासपुर जिले के रतनपुर पे। लोकेशन याद रखना, डेट याद रखना। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2025, ठीक है, क्रिकेट की एक प्रतिस्पर्धा है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2025। देखिए, लास्ट मोमेंट पे कैमरा का बैटरी खत्म होने के कारण रिकॉर्डिंग रुक गया था, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो फिर से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कंटिन्यू करते हैं। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ टीम की कप्तानी अमनदीप खरे कर रहे हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो क्रिकेट की एक ट्रॉफी है, एक चैंपियनशिप है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ की कप्तानी किसे सौंपी गई? तो अमनदीप खरे को सौंपी गई थी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 की प्री टेस्ट यानी कि पूर्वाभ्यास मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में रायपुर नगर निगम के वार्डों जैसे राजेंद्र नगर और शहीद राजीव पांडे वार्ड और कोंडागांव जिले के माकड़ी तहसील को प्री टेस्ट के लिए चुना गया है। ये जो है आपका जनगणना 2027 में होगा, लेकिन उससे पहले एक टेस्ट लिया जा रहा है, एक प्री टेस्ट किया जा रहा है डिजिटल जनगणना का। तो कोंडागांव जिले का माकड़ी तहसील और आपका रायपुर नगर निगम के राजेंद्र नगर और शहीद राजीव पांडे वार्ड, इसमें प्री टेस्ट किया जा रहा है। कब से कब तक? 10 नवंबर 2025 से लेकर के 30 नवंबर 2025 तक ये प्री टेस्ट हुआ। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व में हाल ही में स्मूथ कोटेड उदबिलाव, ठीक है, सीधे साधारण शब्दों में उदबिलाव की पहली बार कैमरे में कैद होने की पुष्टि हुई है। यह एक बड़ी पर्यावरणीय खोज माना जा रहा है क्योंकि यह प्रजाति केवल स्वच्छ नदियों में रहती है और 25 साल बाद ये जो है उदबिलाव देखा गया है इंद्रावती टाइगर रिजर्व में। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। छत्तीसगढ़ ने चाइना को 12,000 मीट्रिक टन तांबा सांद्रण यानी कि कॉपर कॉन्सेंट्रेट निर्यात किया, जिसमें से 2200 मीट्रिक टन ले जाने वाली पहली रेक 11 नवंबर 2025 को विशाखापट्टनम बंदरगाह के लिए रवाना हुई, जहां से इसे समुद्री मार्ग से चीन भेजा गया।
यह खेप नया रायपुर स्थित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP से भेजा गया। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि 12,000 मेट्रिक टन तांबा सांद्रण किसे निर्यात किया गया? तो चाइना को निर्यात किया गया। नेक्स्ट, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर जिले के सेंद्री धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी की शुरुआत की। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के महाराजपुर धान खरीदी केंद्र से धान खरीदी की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में जो है धान खरीदी की जा रही है। तो हमारे प्रदेश के जो दो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने औपचारिक तौर से धान खरीदी की शुरुआत की थी। बिलासपुर जिले के सेंद्री धान खरीदी केंद्र से अरुण साव जी ने, जबकि कबीरधाम जिले के महाराजपुर धान खरीदी केंद्र से विजय शर्मा ने धान खरीदी की औपचारिक शुरुआत की थी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के चौथे चरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 774 नई सड़कें, जिसकी कुल लंबाई 2426.875 किलोमीटर है, स्वीकृत की गई है। तो यहां पर आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर नवंबर माह होता है समाप्त। ये नवंबर महीने के सारे कंटेंट आपको इस बुक में मिल जाएंगे। नवंबर दिसंबर दोनों इसमें शामिल है। तो ये सारे कंटेंट इस बुक में शामिल है। तो इसे जल्द से जल्द आप अपने नजदीकी बुक डिपो से ले लीजिएगा। बाकी आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो आज के करंट अफेयर के वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।